हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जो आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखे हैं। दोस्तों शुरू करता हूं आज की वीडियो। आज मैं आपके लिए इतने महत्वपूर्ण, आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों, वरना आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, कार्बनिक खेती राष्ट्रीय केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ व कब स्थापित किया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गाज़ियाबाद हो जाएगा। गाज़ियाबाद में 2004 में स्थापित किया गया है दोस्तों। कार्बनिक खेती राष्ट्रीय केंद्र, ये हिंदी में थोड़ा गलत हो सकता है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, होता है ये। ठीक है, उस योजना का नाम बताइए जो कार्बनिक खेती को बढ़ावा देती है। दोस्तों उस योजना का नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है दोस्तों? परंपरागत कृषि विकास योजना। कार्बनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों कार्बनिक खेती का जो है काफ़ी, हर एक प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है, मैं किसी पर मार्क नहीं करूँगा, सारे क्वेश्चन मार्क्ड ही हैं, मार्क किए हुए हैं इम्पोर्टेंट। 1930 में हुआ था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। NSOP नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसके अंतर्गत कौन से उत्पाद बेचे जाते हैं? प्रोडक्ट्स इसके अंतर्गत बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वे सभी उत्पाद बेचे जाते हैं जिन पर इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा रहता है। ठीक है, जो इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो है वो NSOP ही देता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बेचे जाते हैं, तो आपको याद रखना लोगो एक प्रकार का चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचगव्य के तत्व बताइए। दोस्तों पंचगव्य के वैसे तो 5 तत्व होते हैं, लेकिन इसमें मैंने 3 ही लिखे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दूध, गाय का गोबर और गौमूत्र, तो ये सभी हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन में ये सभी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक खेती में किसकी अनुमति नहीं है? दोस्तों क्या कार्बनिक खेती में यानी जैविक खेती ऑर्गेनिक खेती में क्या अलाउ नहीं होता है, किसकी अनुमति नहीं होती है? दोस्तों रसायनों के प्रयोग की। जैसे रसायन कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, आपसे ऑप्शन में दे सकते हैं, तो जैसे पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, और हर्बिसाइड होता है, जितने प्रकार के रसायन होते हैं कीटनाशी वगैरह, तो इनका प्रयोग करना, जो रासायनिक कीटनाशी होते हैं या रासायनिक हर्बिसाइड या रासायनिक शाकनाशी होते हैं, उनका प्रयोग करना इसमें वर्जित रहता है। क्या हम कार्बनिक खेती में रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं? दोस्तों ये मैंने प्रश्न रखा है, नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हम इसकी जगह पर नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, इसमें लहसुन वगैरह का कोई घोल बनाया जाता है, वो भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो वो नीम ऑयल का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IFOAM क्या है? फॉर्म इसको बोलते हैं। ये है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, याद रखना है दोस्तों मैं आपको हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, और जो पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी आपको है, तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, तो मैं क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताते चल रहा हूँ। कुसुम की खली में नाइट्रोजन कितना होता है? दोस्तों कुसुम की खली में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। कुसुम की खली को ही सैफ्लॉवर केक बोलते हैं दोस्तों। 7.9% पाया जाता है इसमें। और मूंगफली की खली में कितना पाया जाता है? ग्राउंड नट केक बोलते हैं इसको, इसमें N2 को ही नाइट्रोजन बोला जाता है दोस्तों। 7.3% पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन मूंगफली की खली में।
दोस्तों यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो दोस्तों आप बहुत से क्वेश्चन मिस कर देंगे और मेरी मेहनत भी असफल रहेगी, क्योंकि आप वहां जाके अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आधी अधूरी वीडियो देख के चले जाएंगे। क्योंकि मैंने शुरू से लेके एंड तक सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो सभी मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, ठीक है, एक भी स्किप मत करना है। सबसे पहले व्यावसायिक शाकनाशी किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? डिवाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? यूएसए में किया गया है। डिवाइन के द्वारा आपको याद रखना है, नाम है डिवाइन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट IFOM का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। कहाँ है दोस्तों? जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अनुमति नहीं है दोस्तों, किसकी अनुमति नहीं है? अभी तो वो था रसायन की कबाला था, वो अलग था क्वेश्चन, रासायनिक कीटनाशी वालों का। ये भी ऑप्शन में अगर आपको सीवेज स्लज मिलता है तो उसमें सीवेज स्लज का भी नहीं है अनुमति। सीवेज स्लज जो होता है उसकी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अनुमति नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। राष्ट्रीय कार्बनिक खेती कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कब शुरू किया गया? यह दोस्तों सन 2000 में इसको शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। सन 2000 में राष्ट्रीय कार्बनिक खेती कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्बनिक खेती शुरू करने से लेकर प्रमाणित होने तक का जो काल होता है का मध्यकाल क्या कहलाता है? मतलब कार्बनिक खेती किसी ने शुरू किया उस जब तक उसे उसका प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है उसी को प्रमाणित बोलते हैं, प्रमाण पत्र मिलने को। जब तक उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कन्वर्सन पीरियड बोलते हैं, कन्वर्सन पीरियड, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? इसको अल्बर्ट हावर्ड को कहते हैं। अल्बर्ट हावर्ड को ऑर्गेनिक फार्मिंग का पिता कहते हैं। नेचुरल फार्मिंग का पिता किसे कहा जाता है? प्राकृतिक खेती का, तो ये दोस्तों फुकुओका को कहा जाता है दोस्तों, फुकुओका को नेचुरल। ये दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको एक दो बार आपको पढ़ लेना है दोस्तों। आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि आप यदि एग्ज़ाम जब देने जाएंगे उसके पहले यदि आप एक बार इसको रिवाइज़ करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो कंफ्यूज करने वाले दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दोस्तों इनको नोट करते चलिए। यदि आप इनको नोट करना नहीं चाहते हैं और आप PDF चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, तो वहाँ से मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों जितना PDF मैं यहाँ पे वीडियो में समझा रहा हूँ ये तो है केवल 3-4 पेज की PDF, ठीक है। आपको वहाँ पे मैं कितने पेज की PDF दूंगा दोस्तों? आपको 15-20 पेज की PDF दी जाएगी, जिससे बाहर आना नामुमकिन है। वहीं से पूरा क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। लगभग 200-250 क्वेश्चन वहाँ से मतलब मैंने रखे हैं उस PDF में, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस परसेंट पाया जाता है 0.1 से 0.2% वर्मी कंपोस्ट में फास्फोरस P2O5 पाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है दोस्तों? किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को, किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। कंपोस्ट खाद बनाने की बेंगलोर विधि किसने दी दोस्तों? डॉक्टर CN आचार्य ने कंपोस्ट खाद बनाने की बेंगलोर विधि दी। बेंगलोर विधि किसने दी? डॉक्टर CN आचार्य ने दी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको अंत में एक और चीज़ बताऊंगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब बताऊंगा। तो आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, फिर आप अंत में जो आपको बताऊंगा आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए की मात्रा कितनी रखते हैं दोस्तों? तो 1000 से 1200 वयस्क केंचुए प्रति क्विंटल अपशिष्ट पर रखते हैं। यदि कोई प्रति क्विंटल अपशिष्ट है 1 क्विंटल है तो उसके लिए 1000 से 1200 वयस्क केंचुए रखते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंचुआ खाद बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली केंचुआ की प्रजाति है दोस्तों एपीजेइक है। एपीजेइक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका मैं पार्ट 1 ही बनाऊंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट 2 आने की उम्मीद कम है दोस्तों, क्योंकि मैंने अधिकतर प्रश्न इसमें रख दिए हैं और जो प्रश्न आपके इसमें नहीं करवाए हैं मैंने वो PDF में है, तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पर आके मुझसे PDF ले लेना दोस्तों, ठीक है।
बर्मी बॉस किसे कहते हैं? केंचुए द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थ को ही हम बर्मी बॉस कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। उर्वरकों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ फर्टिलाइजर कहा जाता है दोस्तों यूरिया को। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यूरिया में नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है, तो याद रखना है 46% यूरिया पाया जाता है, यूरिया नहीं सॉरी नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन 46 यानी 46% पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। कंपोस्ट बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? कंपोस्ट बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे दोस्तों हटचिंसन और रिचर्ड्स। कौन थे दोस्तों? उनका नाम था हटचिंसन और रिचर्ड्स, ये आपको याद रखना है। कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि दी, तो दोस्तों कंपोस्ट बनाने की जो इंदौर विधि है वो किसने दी थी दोस्तों, ये प्रश्न में पूछा गया है। बेंगलोर विधि दी थी CN आचार्य ने, डॉक्टर CN आचार्य ने। और इंदौर विधि किसने दी थी कंपोस्ट बनाने की? वो दी थी हाउवर्ड ने दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। VAM फुल फॉर्म बताइए। वैम का दोस्तों, वैम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा। तो ये आपको लिख लेना है, वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा। प्रश्न यहीं से आएंगे दोस्तों, बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, जितने भी आए यहाँ से ज़रूर आएंगे प्रश्न, ठीक है। हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों। हरी खाद के लिए ये दोस्तों सनई है, सनई। इसका जो वानस्पतिक नाम है सनई का वो क्या होता है? वो होता है क्रोटोलेरिया जेंसिया। क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है वानस्पतिक नाम सनई का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो अपना चैनल है प्रबल एग्रो स्टडी, इस पर आपको हमेशा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलेंगी दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको इस पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो ऐसे मिलेगी कि BSc एग्रीकल्चर के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल अबाउट आपको सभी वीडियोस आपको मिलेंगी। स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जॉब से संबंधित जो अपडेट्स रहते हैं जब वैकेंसीज निकलती है तो वो भी अपडेट आपको इसी पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और फिर भी दोस्तों यदि आप कोई प्रश्न मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई एग्रीकल्चर से संबंधित डाउट है तो, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरी खाद को मिट्टी में कब दबाया जाता है? हरी खाद को मिट्टी में कब दबाया जाता है? 6 से 8 सप्ताह बाद दबाया जाता है। कब दबाया जाता है दोस्तों? 6 से 8 सप्ताह बाद, लगभग 45 दिन की अवधि होती है। दिन में अगर आपसे पूछे तो आपको 45 डेज़ लगाना है दोस्तों, ठीक है। 6 से 8 सप्ताह, सप्ताह में पूछे तो 6 से 8 सप्ताह हो जाएगा आंसर। जैविक खेती से फसलों की उत्पादकता रासायनिक खेती की तुलना में कितनी बढ़ जाती है? दोस्तों जो बढ़ जाती है ये 20 से 25% तक बढ़ जाती है। जैविक खेती से फसलों की उत्पादकता रासायनिक खेती की तुलना में 20 से 25 तक बढ़ जाती % तक बढ़ जाती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। राइजोबियम के प्रयोग से प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? 20 से 25% होता है। कितना % होता है? 20 से 25% होता है। राइजोबियम के द्वारा 20 से 25% होता है, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न करवाऊंगा और जो मेरे पास PDF है वो उसके इसमें आधे प्रश्न भी नहीं है, आधे से भी आधे प्रश्न हैं इसमें, आधे से आधे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आपको वो PDF लेना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इंस्टाग्राम के लिंक पर मुझे फॉलो करना है, मैसेज करना है और मैं आपको PDF वहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। गोबर की खाद में NPK की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों गोबर की खाद में जो NPK यानी N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से आपका होता है पोटास। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.5%, 0.5%, P2O5 0.25%, KTO यानी कि पोटास की होती है 0.5%। तो आपको ऐसे याद रखना है 0.5 अनुपात 0.25
अनुपात 0.5, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। कार्बनिक खादों का प्रभाव मृदा पर कितने समय तक रहता है, ये भी पूछ सकता है कितने समय तक रहता है, या ये पूछ सकता है कितने वर्ष तक रहता है, कितने सालों तक रहता है। कितने सालों तक रहता है तो 2 से 3 वर्ष तक रहता है, 2 से 3 साल तक इसका असर रहता है। और ये भी पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि जो आपके रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका मृदा में कितने समय तक उनका प्रभाव रहता है, उनका असर रहता है। तो वो केवल 1 वर्ष तक ही रहता है। जिस वर्ष आप उसका प्रयोग करेंगे अगले वर्ष उसका कुछ नहीं बचता। जैसे हमने यूरिया इस साल दिया तो अगली साल फिर देना पड़ेगा, उसका असर नहीं रहेगा। लेकिन यदि हम उसमें मृदा में गोबर की खाद देते हैं या वर्मी कंपोस्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसका जो असर रहता है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रहता है, 2 से 3 साल तक रहता है। डीएपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीएपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीएपी का जो पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट है। आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि डीएपी में फास्फोरस कितने % पाया जाता है दोस्तों? 46% फास्फोरस में पाया जाता है। आपको याद रखना है कितना पाया जाता है, 46% पाया जाता है। उसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है डीएपी में? डीएपी में नाइट्रोजन 18% पाया जाता है दोस्तों। कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? 18%, 18% पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फसल प्लस पशुपालन साथ में करना क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रित खेती कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। यदि दोस्तों आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बूस्ट करना चाहते हैं, इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप मुझसे पीडीएफ लेना तो भूलना ही मत दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उससे ही प्रश्न आते हैं। मेरी भी इसमें 50 में से यानी 50 में से 48 मार्क्स आए थे। वही नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है दोस्तों। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक है दोस्तों। जो दलहनी फसलों के लिए जैव उर्वरक कौन सा उपयुक्त है? राइजोबियम है। ये क्या काम करता है दोस्तों? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम प्रति वर्ष कितने नाइट्रोजन वायुमंडल से स्थिरीकरण करता है दोस्तों? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये वायुमंडल से कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम? 20 से 25 किलोग्राम करता है। अब आ जाएगा एजोटोबैक्टर। दोस्तों ये क्या है? ये जैव उर्वरक है। राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, ये क्या है? ये जैव उर्वरक है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जैव उर्वरक कौन से हैं। तो जो एजोटोबैक्टर प्रतिवर्ष मृदा में कितने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो 20 से 40 किलोग्राम करते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर का प्रयोग मुख्यतः हम गन्ने के खेत में करते हैं दोस्तों, ठीक है। और कंपोस्ट खाद में कार्बन रेशियो नाइट्रोजन यानी C/N कार्बन का अनुपात और कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 20:1 होता है। आपको याद रखना है। ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार पूछा भी गया था दोस्तों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो चुका है दोस्तों। मैंने कितने प्रश्न आपको करवा दिए हैं मात्र इतने कम समय में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अंत में आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो बताता हूं आपको कि क्या क्या आपको करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको मुझसे पीडीएफ ले लेनी है। पीडीएफ ले लेनी है। आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम पर जाकर प्रियांश तिवारी, ठीक है। मेरी प्रियांश तिवारी ही नाम से मेरी आईडी बनी है। उस पर मैंने एग्रीकल्चरिस्ट भी लिख रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप लिंक से ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप पीडीएफ ले लीजिए पहले मुझसे, और फिर उस पीडीएफ में जो जो मटेरियल क्वेश्चन है वो लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस लगभग उसमें है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, लगभग 200 के समथिंग उसमें प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, उसमें से कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। 200 में से उसमें जितने महत्वपूर्ण ये हैं उतने ही महत्वपूर्ण वो भी हैं दोस्तों, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको पीडीएफ लेके इन 200 क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना है दोस्तों, हैं। और इसका रिवीजन आपको करते रहना है, रिवीजन करना है इसका। आपको एक बार पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करना है, 2 बार कम से कम रिवीजन करना है, ठीक है। और जब आप पेपर देने जाएं तब एक बार खाली आप इसको देख के जाइएगा, मतलब पेज को पलट पलट के नहीं, सॉरी आपका पीडीएफ है आपके पास, तो आप पीडीएफ पे पेज खोल खोल के देख लेना एक बार, ठीक है। तो उससे आपको क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें दोस्तों, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि मेरी मेहनत भी तभी सफल होगी जब आप लोग सभी लोग मिलके इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में देखेंगे, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे दोस्तों, तब मेरी मेहनत सफल होगी। और मुझे बताइएगा मैसेज करके कि कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए, आपका मतलब कैसा रहा एग्ज़ाम, सब ये आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा और एग्ज़ाम आपका कैसा गया। एग्ज़ाम देने के बाद आपको बताना है दोस्तों। ये तो आपको तब पता लगेगा कि आप ये इस पीडीएफ ये वीडियो को देखने के बाद और एग्ज़ाम को देने के बाद और पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि कितना क्वेश्चन आए, कितना अच्छा आपका एग्ज़ाम जा पाया इस वीडियो और उस पीडीएफ की वजह से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।